दोस्तों अपने चर्चा करने वाले हैं आज पार्ट नंबर 10 की। इससे पहले 9 पार्ट हो चुके हैं और इसके अंदर अपने एनसीईआरटी पर आधारित साइंस के टॉप 5 क्वेश्चन लेके आते हैं और उसको पूरी डिटेल के साथ दोस्तों पढ़ते भी हैं। और दोस्तों पीवाईपी क्वेश्चन जो कि साइंस के अंदर पूछे गए हैं, पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं इसी वीडियो के अंदर। आज का पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब आएगा मंगल ग्रह को जाना जाता है। दोस्तों मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। दोस्तों उसको निक्स ओलंपिया कहा जाता है। इसके साथ साथ मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिबोस। फोबोस और डिबोस ये मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी इसी क्वेश्चन में देने चाहता हूं दोस्तों। पीले रंग का जो ग्रह है, अपने पढ़ा कि लाल ग्रह तो किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहा जाता है। लेकिन पूछ लिया जाए पीले रंग का जो ग्रह है वो कौन सा है, तो दोस्तों शनि है, जिसको सैटर्न बोला जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर वल्ले पाई जाती है, रिंग पाई जाती है। मान लिया ये शनि ग्रह है तो इसके चारों ओर दोस्तों क्या पाई जाती है? वल्ले पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वल्ले होती है। इसका घनत्व 0.687 दोस्तों 0.687 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की 3 होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है कि शनि के उपग्रहों का नाम कौन कौन से उपग्रह होते हैं? फोबे, टेथिस और मीमास, ये तीनों ही क्या हैं दोस्तों? शनि ग्रह के उपग्रहों के नाम हैं। आगे मैंने लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यूरेनस व नेपच्यून, दोस्तों यूरेनस व नेपच्यून सौर परिवार के बाह्यतम ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाए ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, तो उसका नाम है यूरेनस व नेपच्यून। दोनों ग्रह हैं जो कि पृथ्वी की विपरीत दिशा के अंदर क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज का दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु को स्पेस सोना के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब होगा प्लेटिनम, यानी पीटी को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो प्लेटिनम है ये एक प्रकार की धातु है और धातुओं का ये गुण होता है कि धातु हमेशा धनायन बनाते हैं और जो अधातु होते हैं वो हमेशा ऋणायन बनाते हैं। अगर पूछ लिया जाए, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी धातु कौन सी है, तो कॉपर यानी तांबा सबसे पुरानी धातु होती है। और सिक्का धातुएं कौन सी होती है दोस्तों? मुख्य रूप से सोना और चांदी सिक्का धातुएं होती है। अगर पूछ ली जाए एक्यूरे धातुएं कौन सी होती है, तो सोना, चांदी और प्लेटिनम एक्यूरे धातुएं होती है जो बहुत कम ही क्रियाशील होती है। दोस्तों अगर जो देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी की भूप्रपेटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो एल्यूमिनियम होती है। और कितने % होती है? 7.3% होती है। अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी की भूप्रपेटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में एलिमेंट यानी तत्व कौन सा होता है, तो दोस्तों ऑक्सीजन होता है। अगर धातु पूछे तो सबसे अधिक एल्यूमिनियम है, अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन है। नंबर 1 है ऑक्सीजन, नंबर दूसरा आता है सिलिकॉन का, नंबर 3 आता है एल्यूमिनियम का। सबसे ज्यादा कौन सी होती है दोस्तों? ऑक्सीजन होती है। बात करते हैं आज के 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पादपों में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? क्वेश्चन दोस्तों जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। बात करें सिरा विन्यास की तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा है दोस्तों, पत्ती पर सिराता सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहा जाता है और यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 है जालिका व सिरा विन्यास, नंबर 2 है समांतर सिरा विन्यास। जो जालिका व सिरा विन्यास होता है दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है कि जो सिराएं होती है उसके अंदर स्तरिका पर जाल बना लेती है, यानी जो सिराएं हैं वो स्तरिका पर जाल बना लेती है। एक बार आप सुनते रहें और आपको पूरी समझ लग जाएगी दोस्तों। लेकिन जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं इनके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कई बार, जैसे चना, मटर और सेम, ये क्या होते हैं? द्विबीजपत्री पादप के एग्जाम्पल होते हैं। इसी प्रकार जो समांतर सिरा विन्यास होता है इसके अंदर सिरिकाएं समांतर क्रम में होती है, जैसे कि मैंने रफ चित्र बना रखा है। जो एक बीजपत्री पादप होते हैं इसके अंदर दोस्तों समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बीजपत्री पादप होते कौन कौन से हैं? तो घास जो होता है दोस्तों, गेहूं, मक्का, ये तीनों ही क्या होते हैं? एक बीजपत्री पादप होते हैं और इनके अंदर समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जबकि द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं इनके अंदर जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है।
अब मैंने दोस्तों एक शब्द लिखा है इस तरीका, इसका मतलब क्या है, मैंने चित्र बना रखा है, मान लिया जाए कि ये कोई टहनी है, इसके साथ में क्या लगी हुई है दोस्तों, पत्ती लगी हुई है। तो पत्ती का जो ये ज्यादा गहरा भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है इस तरीका। क्या बोला जाता है, इसको इस तरीका बोला जाता है। और दोस्तों ये जो डंडा होता है, यानी जो नली होती है जिसके द्वारा पत्ती तने के साथ जुड़ी रहती है, इस जो नली हो जो होती है, डंडा होता है दोस्तों, इसको पर्णवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको पर्णवर्त बोला जाता है। और जिस स्थान से ये जो डंडा होता है, पत्ती जो होती है, ये तो होगी इस तरीका, ये हो गया दोस्तों पर्णवर्त, और ये हो गया तना। तने के साथ जिस स्थान पर पत्ती लगी होती है, जुड़ी होती है, डंडी जुड़ी होती है, उसे कहा जाता है पर्णाधार। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे पर्णाधार बोला जाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सही जवाब होगा यूकेरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। आपने सुना होगा प्रोकैरियोटिक सेल व यूकेरियोटिक सेल। दोस्तों बचपन से ही पढ़ते आए हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है, उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जबकि जो यूकेरियोटिक सेल होती है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है दोस्तों, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो उसे कहते हैं यूकेरियोटिक सेल। तो शरीर में मुख्य रूप से पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है, ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़े हैं कुछ दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है शरीर में, मुख्य रूप से डीएनए होता है, जिसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर दोस्तों शरीर में जो मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं वो 2 हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल व राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, तो अनुलेखन कहलाता है, और अनुलेखन को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसी प्रकार पूछ लिया जाए आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, तो आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है, जिसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो प्रतिकृति कहलाता है, जिसको रिप्लिकेशन भी बोला जाता है। दोस्तों ये तीनों बातें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, लिख लेना। आगे मैंने काफी इंपॉर्टेंट बात और लिख दी है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए। पहले मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट बार बार बोलने से अच्छा यही है कि मैं जो भी चीज लेके आता हूं दोस्तों, कचरे को अलग करके बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो PYPP जो पेपर होते हैं, अपने पुराने पेपर हैं, उनमें पूछी भी गई हैं और आगे पूछी भी जा सकती है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए कौन सा होता है, ये लैब असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आरएनए जो होता है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए होता है। दोस्तों आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, जो आरएनए होते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। एक होता है आरएनए, और दूसरा होता है mRNA, तीसरा होता है tRNA, यानी राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए व ट्रांसफर आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा होता है, तो mRNA जो होता है दोस्तों, mRNA जो है ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है और सबसे कम स्थायी भी होता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, तो सबसे छोटा आरएनए tRNA होता है, और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए rRNA होता है। सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला mRNA होता है। अब जान गए होंगे दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की। हीमोफीलिया रोग क्या है, जो हीमोफीलिया रोग है किस प्रकार का रोग है, तो दोस्तों ये आनुवांशिक रोग होता है। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर वसानुगत हो जाते हैं, चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है यानी आनुवांशिक रोग। दोस्तों इस रोग को ब्लीडर रोग, शाही रोग, क्रिसमस रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के अंदर चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, यानी रक्त बहता ही रहता है। ये जो रोग होता है हीमोफीलिया, ये एक्स सहलगन अप्रभावी रोग है। एक्स सहलगन अप्रभावी रोग है दोस्तों। एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता है, उसके साथ वाले पर नहीं पाया जाता है। और इसकी खोज का श्रेय दोस्तों जॉन ओटो को जाता है, और ये महिला जो होती है दोस्तों इस रोग की वाहक होती है। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।